बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया जो हज़ारों की तादाद में ना सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं बल्कि वीडियोस भी देखते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी इतना अच्छा रिस्पांस आने की, लेकिन कमाल कर दिया आप लोगों ने, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुल्की सियासत से मुतालिक बड़ी अच्छी इनसाइड स्टोरीज़ हैं। आपको ब्रेकिंग न्यूज़ कुछ देना है, लेकिन उससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन कि आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और सदर मुमलिकत और DG ISI की अहम मुलाकात हुई। इस मुलाकात में क्या हुआ, अगर आप वो सब जानना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए नहीं है, क्योंकि इस तरह की मुलाकात में इनसाइड इन्फॉर्मेशंस बहुत कम बाहर आती हैं। ये कौमी सलामती से मुताल्लिक़ मामलात होते हैं जिन पर ना तो हमें डिस्कशन उस तरह से करनी चाहिए और ना ही कोई ऐसा सोर्स वहाँ पे छुप के टेबल के नीचे बैठा होता है जो आपको हर इन्फॉर्मेशन बाहर आके बताए। तो मेरा मानना ये है कि जो फैक्ट्स बेस्ड चीज़ें हों, जिसका आपको मुकम्मल 100% आपको पता हो, आप लोगों तक वही बात पहुंचनी चाहिए। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि दिन भर की जो स्टोरीज़ हैं उनमें से कुछ जो तो आपके सामने होती हैं उन पर कुछ एनालिसिस हो जाए और कुछ इनसाइड स्टोरीज़ आपके सामने रखी जाएं। तो हम उस स्टोरी को छोड़ के कुछ और बड़ी ख़बरों की तरफ बढ़ते हैं। इमरान खान अगला पिछला हिसाब बराबर करने की तैयारी कर चुके हैं। एक प्लान B है, उसके ऊपर अमल दरामद शुरू होने वाला है। ये क्या है? इमरान खान ने इस हवाले से एक बड़ा फ़ैसला किया है और कुछ अहकामात जारी किए हैं, उसकी तफसील आपके साथ शेयर करूंगा। इसके साथ साथ कर्ज़ा कमीशन से मुतालिक कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन हाथ लगी हैं, वो आपको बताऊंगा। कौन सा वज़ीर है जिसके पास खुफिया इन्फॉर्मेशंस थी और उसने इस कर्ज़ा कमीशन के साथ शेयर की हैं, ये तफसीलात आपको बतानी है। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का वो कौन सा कारनामा है या वो कौन सा काम है जो पूरी दुनिया के लिए अब एक मिसाल बन गया है और दुनिया उसको फॉलो करने लगी है, ये भी आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ जहांगीर तरीन और इमरान खान के दरमियान राब्ते की कोशिशें अभी भी जारी हैं और ये राब्ता हुआ है या नहीं, इस बारे में आपको अपडेट करूंगा। साथ ही पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान आज एक बड़ा अहम राब्ता हुआ, उसकी तफसील आपको बताऊंगा। एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। आप में से बहुत से लोगों ने शायद अप्लाई कर रखा हो और कुछ लोगों को पैगाम मिला था कि आपके क्वाइफ की जांच पड़ताल जारी है, तो अभी तक उनको अगर रकम नहीं मिली तो क्या उनको रकम मिलेगी या इस प्रोग्राम की मुद्दत ख़त्म होने के बाद अब वो रकम नहीं ले सकेंगे। इस हवाले से ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन क्या है उसकी तफसीलात भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपने मेरा चैनल जिस तरह पहले सब्सक्राइब किया है, जो लोग नहीं कर रहे वो भी कर लीजिए ताकि आपको इनसाइड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के प्लान B की। वज़ीर-ए-आज़म ने आज अगला पिछला सारा रिकॉर्ड मंगवा लिया है। ऐसा मेरे ज़राए ने मुझे बताया है कि वज़ीर-ए-आज़म ने ये फ़ैसला किया है कि अगली पिछली जितनी भी तहकीकाती रिपोर्ट्स हैं उनको वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि पेश किया जाए उनके सामने, और अगर उनमें से कुछ चीज़ें पब्लिक करने के लिए हैं या वो इंक्वायरीज़ अपने आखिरी स्टेज पर पहुंची हैं तो उनको फ़ौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए, और अगर वो मुकम्मल होकर कहीं पे पड़ी हुई हैं तो उनको पब्लिक किया जाए। तो अगला पिछला सारा हिसाब किताब बराबर करने जा रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म। इस सिलसिले में उन्होंने अपने करीबी साथियों से कुछ मुशावरत भी कर ली है, ख़ास तौर पर जो तहकीकाती मामलात में उनकी मुआवनत करते हैं उनसे भी उनकी बात हुई है। अब गंदम और चीनी बहरान वाला मामला तो उसकी रिपोर्ट आने में बस अब कुछ ही दिन है, जब फ्रांसिक रिपोर्ट उसकी आ जाएगी उस पर भी बड़ा शोर शराबा हुआ और अभी तक जारी है। उसके अभी आफ्टर इफ़ेक्ट्स ख़त्म नहीं हुए, लेकिन 2 रिपोर्ट्स और आने जा रही हैं। उनमें एक तो कर्ज़ा इंक्वायरी कमीशन है जो अपनी रिपोर्ट्स तकरीबन मुकम्मल कर चुका है, अभी भी काम उसका पेंडिंग है, जारी है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा काम उस पर मुकम्मल हो चुका है क्योंकि वो जून 2019 में वज़ीर-ए-आज़म ने कायम किया था वो कर्ज़ा कमीशन, और उसे 6 महीने का वक्त दिया गया था। फिर 3 महीने की एक्सटेंशन दी गई उसको और अब तकरीबन 10 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वो अपना काम मुकम्मल नहीं कर सका। ज़ाहिर बात है, फोरेंसिक एनालिसिस करना है और बहुत सी चीज़ों को फाइनलाइज़ करना है तो वक्त लगेगा, और मेरी इत्तला के मुताबिक वो काम भी अपने हतमी मरहले की जानिब बढ़ रहा है और तमाम जो अहम वजारतें थी वहाँ से डाटा जो है वो कलेक्ट कर लिया गया है। ये मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि मैं सारा दिन मुख्तलिफ़ वजारतों में आना जाना लगा रहता है, तो जिस वक्त ये कर्ज़ा कमीशन अपनी पीक पर था और काम कर रहा था उस वक्त मैं कुछ वजारतों में जब था
تو वहाँ पर इस हवाले से डाटा इकट्ठा किया जा रहा था और बताया जा रहा था कि कर्ज़ा कमीशन में कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराने हैं, उसके लिए तैयारी हो रही थी और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फ़ाइल की शक्ल में आगे भेजी जा रही थी। अब इस हवाले से बड़ी दिलचस्प चीज़ें हमारे सामने आई हैं, बड़ी इनसाइड इन्फॉर्मेशन वो ये है कि 6 से 8 रिपोर्ट्स जो हैं वो इस कर्ज़ा कमीशन को भेजी गई हैं वफाकी वज़ीर मुराद सईद की जानिब से। अब आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना होगा। मुराद सईद से पहले नवाज़ शरीफ उस वजारत पर थे जिस पर आज मुराद सईद हैं। तो अक्सर तो रिकॉर्ड वगैरह जल जाया करते थे और बहुत सी चीज़ें गायब हो जाती थी, लेकिन मुराद सईद ने कुछ चीज़ें ढूंढ निकाली। कुछ खुफिया रिपोर्ट्स और कुछ अहम दस्तावेजी सबूत मुराद सईद के हाथ लगे हैं और उन्होंने वो 8 के करीब रिपोर्ट्स हैं जो कर्ज़ा कमीशन को भिजवाई हैं। अब उस रिपोर्ट में कौन कौन फंस सकता है, किस किस का नाम आ सकता है, ये बड़ी दिलचस्प बात है जो शायद अब तक मंजर-ए-आम पर नहीं आई या शायद आ जाएगी कुछ ही दिनों में। मेरी इत्तला के मुताबिक उसमें नून लीग के अहम और मरकज़ी रहनुमा जो हैं वो फंसने जा रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह मैं आपको बताता हूँ कि जब नवाज़ शरीफ उस वजारत का कलमदान अपने पास रखे हुए थे और धड़ाधड़ मोटरवे और सड़कें तामीर हो रही थीं, तो उसके कुछ ठेके दिए जा रहे थे और वो ठेके दिए जा रहे थे उनके करीबी साथी एहसन इकबाल और उनके भाई की कंपनी को। कुछ ठेके जो हैं वो उन कवानीन को वायलेट करते हुए या उनको बाईपास करते हुए दिए गए हैं और इसके दस्तावेजी सबूत मुराद सईद के हाथ लगे हैं और उन्होंने वो तमाम सबूत हुसैन असगर को भिजवाए हैं जो इस कर्ज़ा कमीशन को लीड कर रहे हैं। इसके साथ साथ मुझे ये इन्फॉर्मेशन भी मिली है कि बतौर हेड ऑफ स्टेट ना सिर्फ नवाज़ शरीफ बल्कि साबिक दौर में किस तरह से कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया गया कैंप ऑफिसेज़ के नाम पर और अपने ज़ाती अखराजात कौमी ख़जाने से किस तरह से अदा किए जाते रहे, इसकी भी होशरुबा तफसीलात कुछ हाथ लगी हैं और वो इस कर्ज़ा कमीशन को अब भिजवा दी गई हैं, जिसके ऊपर फोरेंसिक एनालिसिस पर हतमी काम जारी है और आने वाले चंद दिनों में ये रिपोर्ट भी मंजर-ए-आम पर आ सकती है और आपको पता चलेगा और शायद ये शोर और वावेला हो कि एक बार फिर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, क्योंकि इसमें नून लीग के ही लोग ज़्यादा फंस सकते हैं या पीपल्स पार्टी के लोग फंस सकते हैं, क्योंकि ये कर्ज़ा कमीशन जो है वो 2008 से लेके 2018 तक के जो मामलात हैं, जो कर्ज़ लिए गए हैं, उनको मॉनिटर करेगा या उनको देखेगा। तो उस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग की गवर्नमेंट्स थी, इसलिए ज़्यादातर घपले जो हैं इन्हीं की गवर्नमेंट्स में हुए हैं। तो इस पे बड़ा तेज़ी से काम जारी है। इसके साथ साथ पावर प्लांट्स के हवाले से एक रिपोर्ट जो अभी 2-3 दिन से ज़ेर बहस है मामला, वो रिपोर्ट भी प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच गई है और उसकी एक कॉपी मेरे पास भी पहुंची है। उसको मैं अभी आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहा हूं। काफ़ी सफ़ात पर मुश्तमिल ये कॉपी है, लेकिन उसके अंदर भी बड़ी होशरुबा तफसीलात हैं कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाए जाने के हवाले से। बिलखसूस 100 अरब रुपए का नुकसान पावर प्लांट्स कंपनियों ने किस तरह से कौमी ख़जाने को पहुंचाया और उनके पीछे कौन कौन से लोग और कौन कौन से माफियाज़ हैं, इसका भी हिसाब किताब होने जा रहा है। और इसके साथ साथ जो दीगर पेंडिंग रिपोर्ट्स हैं प्राइम मिनिस्टर ने वो तलब कर ली हैं और उस हवाले से आने वाले दिनों में आपको मैं अपडेट करता रहूँगा कि साथ साथ कौन सी रिपोर्ट्स आ गई हैं और कौन सी रह गई हैं। गंदम और चीनी बहरान को लेकर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और जहांगीर तरीन के दरमियान तो दूरियां ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं, ये सबको मालूम है, लेकिन इत्तला ये मिली है कि प्राइम मिनिस्टर और जहांगीर तरीन के दरमियान राब्ता कराए जाने की कोशिशें की जा रही हैं और ये कोशिशें उनके कुछ करीबी साथी करा रहे हैं और एक लॉबी जो है वो जहांगीर तरीन को सपोर्ट करने के लिए एक्टिवेट हुई है और वो चाहती है कि प्राइम मिनिस्टर और जहांगीर तरीन के दरमियान मामलात बेहतर हो जाए। और इस सिलसिले में मरकज़ में कुछ अहम लोग हैं जिनको ये ज़िम्मेदारी मिली है या वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं इस मामले में। उनके नाम तो मुझे मालूम है, लेकिन हसासियत की वजह से मैं शायद ना बता पाऊँ आपको, लेकिन आने वाले दिनों में अगर कुछ चीज़ें रिवील कर सका तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि वो कौन से लोग हैं जो ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी तक की कंफर्म इतला है कि 4 से 5 लोग ऐसे हैं जो राब्ता कराने के लिए सरगर्म हैं, लेकिन अभी तक कोई मुस्बत जवाब नहीं मिल सका। और अब बात करते हैं आलमी इदारों में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कामयाब पॉलिसियों की धूम। मैं पहले दिन से ही इस बात का कायल हूँ कि इमरान खान जिस तरह से पाकिस्तान को इंटरनेशनली लेवल पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस तरह कोई और रहनुमा नहीं कर सकता। इनसे बहुत अच्छे लोग भी हो सकते हैं, सियासी शख्सियात, इनसे ज़्यादा विजन रखने वाले लोग भी आ सकते हैं या कुछ भी आप कह लीजिए, मुझे किसी से कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन इनसे बेहतर
انٹرنیشنلی لیول پر پاکستان کو کوئی ریپرزینٹ نہیں کر سکتا. یہ میں خود آئی وٹنس ہوں اس بات کا. جب میں امریکہ میں پرائم منسٹر کے ساتھ ان کے دورے پر تھا, میں نے یہ چیزیں وٹنس کی ہوئی ہیں کہ لوگ کس طرح عمران خان کو عزت دیتے ہیں. بل گیٹس جو اس دنیا کا امیر ترین شخص ہے, میں نے اس کو بھی چلتے ہوئے ہوٹلز کے باہر آتے جاتے ہوئے دیکھا ہے پرائم منسٹر کو ملنے کے لیے, اور ہمیں لگتا تھا کہ بہت کوئی لاؤ لشکر کے ساتھ اور کوئی بہت لمبے چوڑے قافلے کے ساتھ وہ شخص پرائم منسٹر کو ملنے کے لیے آئے گا, اور شاید پرائم منسٹر خود اس کو ریسیو کرنے کے لیے آ جائیں. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا. وہ ایک سڑک کے اوپر چلتا ہوا بل گیٹس آ رہا تھا, اور ہمیں دیکھ کے حیرانی ہو رہی تھی کہ یہ بل گیٹس ہیں. صرف یہی نہیں, ایمبیسیڈرز, دنیا بھر سے آئے ہوئے سربراہان مملکت اور پتہ نہیں کون کون سی شخصیات. اور اس وقت مجھے یاد ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ سٹیٹمنٹ تھی کہ بہت سے لوگ میرے سے ملنا چاہتے ہیں لیکن میں پرائم منسٹر عمران خان سے ملنا چاہتا تھا. ہم تو آئی وٹنس ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں کہ انٹرنیشنلی لیول پر عمران خان کو جو عزت ملی ہے, یا عمران خان نے پاکستان کو جو مقام دلوایا ہے, وہ شاید کوئی اور لیڈر نہیں دلوا سکتا. اسی تناظر میں بات کرنا چاہتا ہوں ورلڈ اکنامک فورم کی, جو پرائم منسٹر کے جو 1 بلین ٹری سونامی مہم ہے اس کو انہوں نے بیک کیا ہے, سپورٹ کیا ہے, اور اب وزیر اعظم کی اس مہم کو انہوں نے انٹرنیشنلی کاپی کرنے کا فیصلہ کیا ہے. پرائم منسٹر نے شروع کیا تھا پہلے 1 بلین ٹری سونامی مہم, پھر 10 ارب درخت کی مہم, اور اب انٹرنیشنل لیول پر ورلڈ اکنامک فورم 1 ٹریلین یعنی 100 ارب درختوں کے منصوبے کا اعلان کر رہا ہے. انہوں نے اپنا ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا, اور اس ویڈیو پیغام میں 90% کا جو کانٹینٹ ہے انہوں نے دکھایا کہ کس طرح سے عمران خان نے وہ کر دکھایا جو پاکستان جیسے ممالک میں ہونا بہت مشکل تھا, لیکن انہوں نے کامیابی سے کر دکھایا. تو یہ چیزیں بڑی زبردست ہیں. ہمیں بھی بڑی خوشی ہوتی ہے جب انٹرنیشنلی لیول پر یہ سارا معاملہ ہو. ورلڈ اکنامک فورم نے 1 ٹریلین ٹری منصوبے میں عمران خان کے خطاب کو نہ صرف مہم کا حصہ بنایا, بلکہ منصوبے میں پاکستان کی جو بلین ٹری سونامی مہم ہے اس کی ویڈیوز کے کچھ کانٹینٹ کو بھی شامل کر کے پوری دنیا میں نشر کیا گیا, اور ساتھ میں وزیر اعظم کے خطاب کا حوالہ دیا گیا جو انہوں نے ڈیووس میں کیا تھا, اور بتایا کہ پرائم منسٹر عمران خان کس طرح سے اس انٹرنیشنلی ایشو کو لے کے چلے ہیں جس پر کسی اور کی نظر نہیں تھی. 2 اور اہم خبریں ہیں. ایک تو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے میں کوشش کرتا ہوں کچھ نہ کچھ اچھا کانٹینٹ, اچھی خبر جو بھی ان کا حوصلہ اس مشکل وقت میں بڑھا سکے وہ میں لازمی بتاؤں, کیونکہ مجھے بہت ریگارڈ ہے ان کا, جو خاص طور پر UAE, سعودی عرب, امریکہ, کینیڈا, برطانیہ میں مقیم ہمارے پاکستانی ہیں. ان کے لیے کچھ نہ کچھ اچھا آپ کو بتانے میں مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. اور اب مجھے آج یہ پتہ چلا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اہم رابطے جاری ہیں, کیونکہ سعودی عرب سے بھی کچھ پاکستانیوں نے شکایت کی کہ ان کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا, یا ان کو کچھ شکایات وہاں سے موصول ہو رہی تھی, کچھ وہاں پر بھی پاکستانی پھنسے ہیں. تو میری اطلاع کے مطابق کل پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان باضابطہ ایک رابطہ ہوگا, اور اس رابطے کے نتیجے میں تمام تر چیزیں ڈسکس بھی ہوں گی, اور ان کا کوئی وے آؤٹ نکالا جائے گا کہ پاکستانیوں کو کس طرح سے سہولت دی جائے گی. آئی ہوپ کہ میں جب کل یہ ولاگ اپنا اپلوڈ کر رہا ہوں تو اس میں وہ چیز انکلوڈ کروں, کیونکہ یہ رابطہ کل شام میں ہونا ہے. اور اب بات کرتے ہیں احساس پروگرام کی. گزشتہ رات 12 بجے احساس پروگرام کا جو وقت تھا اس میں اپلائی کرنے کا وہ ختم ہو چکا ہے, اور میرا موبائل ان باکس اس کے بعد سے میسیجز سے بھر گیا ہے. بہت سے لوگوں نے یہ پوچھا ہے کہ ہم نے اپلائی کیا تھا اور ہمیں جواب یہ موصول ہوا تھا کہ آپ کو آپ کے کوائف کی جانچ پڑتال کے بعد انفارم کیا جائے گا, تو کیا اب ہمیں رقم ملے گی یا نہیں. تو اس سلسلے میں نے ڈاکٹر ثانیہ نشتر سے بھی رابطہ کیا, اور ان کی جو ٹیم ہے ان سے بات کر کے آپ کو اوتھینٹک انفارمیشن دے رہا ہوں کہ جن لوگوں نے کل رات 12 بجے سے پہلے اپلائی کر دیا اور ان کے پاس یہ پیغام آیا ہے کہ آپ کے کوائف کی جانچ پڑتال کے بعد آپ کو مطلع کر دیا جائے گا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس پروگرام میں شامل ہیں جب تک کہ ان کو یہ حتمی جواب نہیں دے دیا جاتا کہ آپ رقم لینے کے اہل ہیں یا آپ رقم لینے کے لیے نااہل ہیں. لیکن کل رات 12 سے پہلے جس شخص نے بھی وہ میسج بھیجا ہے 8171 پر, وہ اس پروگرام میں رجسٹرڈ ہے اور اس کے کوائف کی جانچ پڑتال کا عمل ابھی بھی جاری رہے گا, لیکن مزید لوگ اس میں شامل نہیں ہو سکیں گے. 1-2 اور خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی لیکن وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گا, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.